हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। जैसा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस अपन चली रही है और आप घर बैठ के पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ तो रहे हैं पर उसका रिस्पॉन्स भी आप दें, है ना। क्योंकि जब तक अपन कोई भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता तो वो कार्य हमें दिखता भी नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आप स्टडी कर रहे हैं उसका रिजल्ट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आप लोग जो ऑनलाइन वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हैं या फिर आप अपनी कॉपी के अंदर उनको लिख रहे हैं तो उनका फोटो क्लिक करके आप हमें भेजें ताकि हम लोग भी उनको एनालिसिस कर सकें, है ना। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो नोट्स आप बना रहे हैं या नहीं, तब तक हम लोग भी किस बेस पर आपसे पूछें कि समझ में आया या नहीं। क्योंकि हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तब तो क्या होता है, आप सामने होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही समझें कि आप सामने बैठे और हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि लाइव क्लास चले और आप सामने हो तभी हम उस चीज को उतना इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाएं। बिना लाइव के भी हम बहुत इंटरेस्टिंग हो पढ़ भी सकते हैं और हम लोग पढ़ा भी सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जब पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ऐसा ही समझे कि अभी हम लोग सामने खड़े हैं और आपको अभी पढ़ा रहे हैं। जब आप चाहें तभी हम उसको शुरू कर रहे हैं, करेक्ट। तो कोशिश कीजिए बेटा कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको आप अच्छे से रीड करें, अच्छे से उनके नोट्स बनाएं और आप उनको लिखकर उनका फोटो भी हमें पर्सनली सेंड करें, ठीक है। उसके बाद आज अपन जो है जनरल साइंस आपकी जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा सोच रहे होंगे कि आज इंट्रोडक्शन, तो डेली जब हम आते हैं तो रोज इंट्रोडक्शन थोड़ी होता है। अब तो आप भी जानने लगे होंगे कि इंट्रोडक्शन दीदी कौन से दीदी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन डेली जरूरी नहीं होता है, इसलिए अब आप खुद भी जानना शुरू करें। तो अब अपन अपने 10th क्लास का जनरल साइंस का अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, 6th चैप्टर का अपना, जिसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, उनको बिल्कुल क्लियरली विथ एग्जाम्पल विथ चार्ट आपको समझाया था, है ना। देखा था कि एक बच्चे ने पूछा कि दीदी इस एक जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर अपघटनीय अभिक्रिया और उसके प्रकार और मंद व तीव्र अभिक्रिया नहीं है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। उस वीडियो के अंदर पूरी जो 3 अपने लास्ट की जो रिएक्शंस थी, अपघटनीय है, मंद व तीव्र अभिक्रियाएं हैं, वो सब को डिटेल में डिस्कस किया गया था। और उसके बाद जो लास्ट वन अभी जो गया था उसके अंदर आपको मैंने ऑक्सीकरण व अपचयन को भी विद डिफरेंस एक साथ समझाया था, करेक्ट। तो मैं यही चाहती हूँ, इवन हर टीचर यही चाहता है कि आपको जो बोर्ड पर बताया जाता है आपको उसी समय उसको उतारना चाहिए। इवन आप जब भी वीडियो देख रहे होते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, सॉरी। तो कोशिश कीजिए कि जिस टाइम आप देखें उस समय नोट्स तो जरूर बनाएं। आज जो है अपन जनरल साइंस का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ हम, वो है आपके उदासीनीकरण एवं उत्प्रेरक। 2 टॉपिक एक साथ होंगे, आपके 6th चैप्टर के ही हैं दोनों। तो आज अपन पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनसे किस प्रकार से अभिक्रियाएं की जाती है और साथ ही ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, राइट। तो अपन इन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बेटा, जो क्या है नाम जिसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहला टॉपिक, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, थोड़ा सा ध्यान करेंगे और इस चीज को समझेंगे, है ना। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कहीं वो नहीं है कि बुक को छोड़ करके दूसरा कोई टॉपिक को अपन डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम उस चीज को नहीं बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो बुक में जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं हम कोशिश वैसे ही कर रहे हैं कि आपको ठीक वैसे ही समझाया जाए। तो कोशिश कर रहे हैं वैसे ही, और आप तक वो
चीजें जो आपकी बुक में है, जो टॉपिक्स आपकी बुक में, वही आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। करेक्ट। तो आइए चलते हैं, नाम है उदासीनीकरण। मैंने पीछे के वीडियोस में भी नाम से रिएक्शन को समझना, साथ ही उसको किस तरह से अपन याद रख सकते हैं ये बताया है ना। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने पीछे के वीडियोस यदि आपने देखे हैं तो आपको विस्थापन, द्विविस्थापन को मैंने बिल्कुल नाम से समझाया था, है ना। संयोजन, वियोजन या अपघटन जिसे अपन कह सकते हैं, उनको भी मैंने बिल्कुल नाम से ही कहा कि आप नाम से ही उसे समझे ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। क्योंकि बेटा अपन किस चीज को अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो रटना नहीं है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। रटे तो आप 10 बार किस चीज को पढ़ो उठ लिया, लेकिन समझा और याद किया मतलब 2 बार पढ़ा नहीं कि वो समझ में आ गई तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, राइट। तो अपन चलते हैं अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया में। उदासीन मतलब कि जिसमें कोई भी दो पदार्थ हैं जिसमें एक तो होगा अम्ल और एक होगा बेटा क्षार। अम्ल व क्षार दोनों हैं और दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो दोनों की मात्राएं जब बराबर हो, सांद्रताएं जब बराबर हो, तो बनने वाला उत्पाद जिसे आप लवण कहेंगे वो क्या होगा बेटा? उदासीन होगा। यानी उस पदार्थ में जो नया उत्पाद बना है वो ना तो स्वाद में खट्टा है, ना ही वो स्वाद में कड़वा होगा। करेक्ट। तो इसलिए अपन प्रॉपरली इसके मीनिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ कि अम्ल के साथ जब क्षार मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। लवण तथा क्या बनता है बेटे? जल बनता है। जब ये बनता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम इन्हें कैसे कैसे समझ सकते हैं? अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग रूप में डिफाइन किया। मैं एक जनरल परिभाषा आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूं कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। जब अम्ल तथा क्षार के क्रमशः H+ आयन व OH- आयन परस्पर संयोग करते हैं तो जल बनता है। जल के अणु का निर्माण होता है। प्राप्त उत्पाद क्या प्राप्त हुआ? जल, जो कि क्या है? उदासीन। प्राप्त उत्पाद उदासीन है, इसलिए इस प्रकार प्राप्त अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बेटे? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी कि हम यहां पर क्या कहना चाहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, पर कुछ फैक्ट हैं जिनको अपने को पता होना चाहिए। कहा गया है कि यदि कोई भी पदार्थ में प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करता है, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो विलयन की पीएच, मैं पीएच का टॉपिक पढ़ा चुकी हूं तो शायद आपको क्लियर होगा। तो विलयन की पीएच कितना होगा?
7। दूसरा तथ्य दिया गया, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल लेकिन दुर्बल क्षार है, तो उस दौरान जो अपने को विलयन प्राप्त होगा, प्राप्त विलयन की पीएच कितनी होगी बेटे? अम्ल की पीएच 7 से कम होती है हमेशा, तो वो होगी 7 से कम। वहीं तीसरी बात बताई गई, यदि दुर्बल अम्ल हो, क्या हो? दुर्बल तो अम्ल हो लेकिन प्रबल क्षार हो, तो प्राप्त विलयन की पीएच क्या होगी? 7 से अधिक। बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ। आप इस टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आप इसको इसी तरीके से अपने नोट्स में भी उतारेंगे। आप जब यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ ही रहे हैं तो इन तथ्यों को डिटेल में विथ रिएक्शन भी डिस्कस किया जा सकता है। तो चलिए अपन भी एक एक रिएक्शन के साथ इन टॉपिक्स को रीड कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने ताकि आप इनके प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकें। आपके टॉपिक को आपकी बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल डीपली ही पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं सोचें कि हम कुछ टॉपिक्स को छोड़कर आपको शॉर्ट नोट पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको जो हम नोट्स बनवा रहे हैं बोर्ड पर वो वैसे ही बनवा रहे हैं जैसे क्लासरूम में बनवाते हैं। कोई शॉर्ट नोट नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान करके ही पढ़ें। कई बार आप खुद ही क्या होता है इमेजिनेशन कर लेते हैं, ये तो शॉर्ट नोट है, इससे तो अपन खुद ही बना लेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान करेंगे। तो जब भी अपन बात करें कि कोई भी अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो कहा गया कि प्रबल अम्ल रिएक्शन विथ प्रबल क्षार ध्यान देंगे तो इस दौरान इसकी सांद्रता एज इक्वल एज प्रबल क्षार की सांद्रता, दोनों की सांद्रताएं क्या होगी? बराबर। यानी अम्ल के द्वारा त्यागे गए हाइड्रोजन आयन व क्षार के द्वारा त्यागे गए हाइड्रोक्सिल आयन बराबर मात्रा में होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं बेटा? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। जस्ट लाइक एग्जांपल लें तो NaOH, एक होगा HCl। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई होगी। अब ये बनाएंगे प्रोडक्ट। जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है या फिर ऐसी कोई अभिक्रिया हम संपन्न करवाते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक विलयन रूप में है, चाहे अम्ल हो चाहे क्या हो क्षार, ये दोनों ही क्या है? द्रव रूप में है। तो ये जैसे ही अपने आयनों के साथ टूटेंगे तो ये टूटेगा H+Cl-। ये तो नहीं कि हमें पता ही नहीं है H+ और Cl- में टूटता भी है क्या? नहीं, क्योंकि ये सब हम 9th में ही डिस्कस करके आते हैं। तो इतना अपने को पता होना चाहिए। सोडियम Na+OH-। यहां पर थोड़ा सा समझ सकते हैं कि OH- तो हमें क्या पता OH- ही होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग क्यों नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं बता देती हूं कि OH कैसे बना है। ऑक्सीजन के 2 मोल जिसमें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरणांक -2 होता है, H पर +1 चार्ज होता है, +1 -2 1 कट हो जाता है, डिफरेंट चार्ज, केवल और केवल एक माइनस चार्ज शेष बचा हुआ है। तो प्लस माइनस आपस में जुड़ करके बनाते हैं। OH तो हो गया लेकिन एक चार्ज अधिक है, क्या बेटे? माइनस चार्ज। तो यहां पर लगा हुआ है क्या? OH-।
अब तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर जब ये आपस में टूटते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है क्या बेटा, NaCl प्लस H2O। NaCl आपका लवण है, ये आपका जल है। जब भी कोई उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा ध्यान करेंगे ताकि आपको ये सब चीजें पर्टिकुलर जो चीज हम कहना चाहते हैं वैसे ही आपको समझ में आए। बात समझ में आ गई होगी। ये आपका पहला पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है उसको विथ एग्जाम्पल डिटेल में समझा दिया गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अगला है अपना दूसरा पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरा पॉइंट पढ़ा रही हूं आपका, जो क्या है, प्रबल अम्ल विथ रिएक्शन दुर्बल क्षार। करेक्ट। तो आइए, प्रबल अम्ल है, दूसरा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। ध्यान करेंगे, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार में क्या कंपैरिजन किया है। प्रबल अम्ल की बात करें तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, दोनों की जो सांद्रता है नॉट इक्वल टू दिस सांद्रता, आपस में इनकी सांद्रताएं बराबर नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर नहीं है किसके, OH आयन की सांद्रता। अब प्रबल क्या है, जब भी आप किसी प्रबल अम्ल को लेते हैं तो ये प्रबल अम्ल क्या करता है, पूर्णतः आयनित होता है। क्या होता है, पूर्णतः आयनित होता है। करेक्ट। पूर्णतः आयनित होगा तो ये पूरा हाइड्रोजन आयनों की संख्या को बढ़ा देगा, और यह पूर्णतः आयनित नहीं होगा, पूर्णतः आयनित नहीं, इसलिए इनकी मात्राएं क्या हो जाएगी, कम। तो ये पूरा आयनित नहीं हुआ है, ये पूरा आयनित है। जैसे ही इसकी मात्रा अपन देखेंगे तो इसकी सांद्रता तो क्या हो गई, ज्यादा, इसकी सांद्रता कम, तो विलयन उदासीन नहीं होगा। अब विलयन क्या होगा बेटा, जिसमें पीएच की मात्रा 7 से कम और विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। तो ये हो गया आयनित नहीं होने की वजह से। तो ऐसे अपन रिएक्शन को एक लिख सकते हैं। आपके पास रिएक्शन है प्रबल अम्ल में HCl प्लस दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैं नाम साथ साथ में बोल रही हूं, आप लिख लें, हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये भी आपस में टूटते हैं बेटा। HCl एक प्रबल अम्ल है, H प्लस Cl माइनस, और यहां पर ये क्या है, NH4 प्लस OH माइनस। यानी कि जब विलयन में आप देखेंगे तो विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो हैं मुक्त रूप से घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको जोड़ने के लिए वहां पर क्या अवेलेबल नहीं है, OH आयन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर रखा गया पदार्थ पूर्णतया आयनित नहीं होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस, और विलयन बन गया अपने पास क्या बेटा, NH4Cl प्लस H2O। क्लियर हो गया। यहां पर प्राप्त जो पदार्थ है उसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, व क्षार की मात्रा क्या होगी बेटा, लवण, कम होगी। यानी कि इस प्रकार के लवण जो आपको प्राप्त होंगे वो अम्लीय प्रवृत्ति में दिखाई देंगे। ये दूसरे पॉइंट का डिटेल हो गया आपका। अब अपन चलते हैं, अगला पॉइंट आपका जो लास्ट है उदासीनीकरण में, वो है आपका क्या बेटा, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, है ना, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार। आइए लिखते हैं आपका अगला टॉपिक,
दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, लिख दिया। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार में वही कंडीशन है कि अपने पास दोनों की सांद्रता क्या नहीं है बेटा, बराबर नहीं है। यानी कि इसकी सांद्रता कम और इसकी सांद्रता ज्यादा है। रीजन मैं बता चुकी हूं, ये पूर्णतः आयनित नहीं है जलीय विलयन में नहीं है, जबकि यह पूर्णतः क्या है बेटा, आयनित है। तो यहां पर H प्लस की सांद्रता कम होगी किसकी तुलना में, OH की तुलना में। तो आइए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एसिटिक अम्ल रिएक्शन विथ NaOH, ये एक क्या है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। टूटा एसिटिक अम्ल CH3 डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, हमेशा एसिटिक अम्ल है इसलिए वो हाइड्रोजन आयन कहेगा। बाकी जितने भी परमाणु इस यौगिक में उपस्थित हैं वो सब एक साथ नजर आएंगे। NaOH अभी तोड़ के बताया ही था। फिर देखिए Na प्लस OH माइनस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, कवर हो गया है। चलते हैं इसका प्रोडक्ट लगाते हैं, CH3 COONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O। प्राप्त जो लवण है बेटा वो किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। आपने 9th क्लास में भी, इवन उससे पीछे भी पढ़ा होगा कि इस प्रकार के लवण जो साबुन का फॉर्मेशन देते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि साबुन क्या है, एक क्षारक पदार्थ है, इसलिए प्रबल क्षार के रूप में दिखाई देंगे, क्षार के रूप में दिखाई देंगे। ये क्या है आपका क्षारीय विलयन। बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक उदासीनीकरण, जिसको डिटेल में विद एग्जाम्पल आपको खोलकर समझाया गया है। कोशिश कीजिए कि आप भी इनको इसी तरह से अपने कॉपी के अंदर भी अच्छे से लिखें, नोट्स बनाएं, ताकि आप जब वापस इनको पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ हमें ये सब तो पता है। अब आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग उत्प्रेरक की एक जनरल परिभाषा, फिर उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है कि अपन किसी भी उत्प्रेरक को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं और जनरल डेफिनेशन में उसे किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज अपना नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, जो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वो है बेटा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है, परिभाषा क्या है, तो आइए, उत्प्रेरक क्या होते। उत्प्रेरक किसी को प्रेरित करने वाला। प्रेरित करने के कई प्रकार हैं, आप खुद पे ही ले लीजिए कि हम लोगों से सीखते तो हैं, प्रेरणा तो लेते हैं, पर जरूरी नहीं है वो हमेशा प्लस में ही हो। और जनरली मैं कहूं तो यही होता है कि हम लोग जहां पर पॉजिटिव थिंकिंग होती है वहां से उत्प्रेरित कम और नेगेटिव थॉट्स की ओर ज्यादा दौड़ जाते हैं। होता ही है, ये जनरल बातें हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी है। उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रियाओं को बढ़ा भी देते हैं और अभिक्रियाओं को घटा भी देते हैं। इसलिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक ये होते हैं कि हम ये कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया में बिना
भाग लिए, खुद में बिना परिवर्तन किए अभिक्रिया में क्या कर देते हैं, वेग में परिवर्तन कर देते हैं, राइट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जो स्वयं में कोई परिवर्तन किए बिना क्या कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसकी परिभाषा। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, स्वयं परिवर्तित हुए बिना, स्वयं परिवर्तित हुए बिना तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो बिना किसी, खुद क्या करते हैं, खुद में कोई परिवर्तन, बिना किसी स्वयं में परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं बेटा, बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। लाइक एग्जाम्पल ने 2KClO3 is equal to MnO2 2KCl plus 3O2। एक रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दी है। ये रिएक्शन क्या कह रही है, ये रिएक्शन ये कह रही है कि यहां पर आपने एक पात्र लिया जिसमें KClO3 का सॉल्यूशन डाल दिया और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, MnO2। ये MnO2 इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, स्वयं में कोई परिवर्तन भी नहीं करेगा, फिर भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, अपघटन होना शुरू हो जाएंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया स्वयं होना शुरू हो जाती है और यह किसमें टूट जाता है, पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन गैस उस समय रिमूव हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कम तापमान पर किसी न किसी पदार्थ की उपस्थिति में अगर संपन्न करवाई जाए तो बहुत ही कम टेम्परेचर में ये आसानी से संपन्न हो जाती है। बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ में भी आ गई होगी कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn इसकी उपस्थिति से अभिक्रिया कम ताप पर जल्दी से संपन्न हो जाती है। तो ये MnO2 क्या काम कर रहा है, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट इसी का टॉपिक लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको उत्प्रेरक व उसका एग्जाम्पल समझ में आ जाए। अब बताया गया है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि उत्प्रेरक जो होते हैं, इन उत्प्रेरकों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो उत्प्रेरक को बेटा दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अवस्था के आधार पर व क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर तथा क्रिया के आधार पर, राइट। अवस्था के आधार पर देखें तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से प्रकार बताए हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, राइट। वहीं यदि अपन क्रिया के आधार पर बात करें तो इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बेटा, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
चार भाग कौन कौन से हैं? धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, और आपका एक है कौन सा? स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक। इनके बाद इन्हें एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो उत्प्रेरक क्रिया जो करता है उस समय वो उसकी क्रिया को बढ़ा भी देता है और घटा भी, यानी उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन मेजर पॉइंट यदि आप देखें तो ये दो प्रकार से ही डिफाइन किया गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। हम लोग इन क्लासिफिकेशन का डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आप अच्छे से उन्हें पढ़ सकें और एक वीडियो में एक साथ ही उसको अपन क्लियर कर सकें, राइट। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज आज आपको पढ़ाई है वो आपको समझ में आए तथा आप इसी के साथ अपना जो टॉपिक है उसको नोट्स में लिखें और नोट्स में लिखकर उसे अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वो कार्य करें। थैंक यू।